नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो ये जो हमारी सीरीज है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, ये स्पेशल बनाई जा रही है टीचर्स के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो हम क्लास 7 का ये आपका 12वां पार्ट पढ़ रहे थे, अंतिम अध्याय है और ये आपका इकोनॉमिक्स से संबंधित है, अर्थशास्त्र से संबंधित है। 2 पार्ट हमने इसके पहले पढ़ ली। यदि आप कंप्लीट बुक पढ़ना चाहते हैं या कंप्लीट हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको सारी चीजें अच्छी तरह से अरेंज करके दे रखी है। फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए हमारा आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है बाजार में सरकार की भूमिका, कि बाजार से हमने सारी चीजें जान ली, किस प्रकार बाजार में सामान पहुंचता है, खुदरा व्यापारी क्या होता है, आपका थोक व्यापारी क्या होता है, तो सरकार इसमें क्या कार्य कर सकती है। बाजार क्रेताओं की मांग और विक्रेताओं द्वारा आपूर्ति के बीच अंतर क्रिया से संचालित होता है। मांग मतलब क्या होता है अभी? मांग मतलब किसी भी समय, चाहे वो कोई भी महीने के अंतर्गत हो, मौसम के अंतर्गत हो, कि जो क्रेता है ना, जो व्यक्ति है, जो ग्राहक है, वो कितनी मात्रा में खरीद सकता है, वो उसकी होती है मांग। ठीक है। और आपूर्ति क्या होती है कि वो कितनी मात्रा में उपलब्ध करवा सकता है विक्रेता। ठीक है। बैलेंस बिगड़ जाएगा, कहीं पे भी कोई भी डिस्टरबेंस हुआ, यदि मांग ज्यादा हो गई ना और जो आपूर्ति क्या हो गई कम। मांग मतलब जो चीज आपको चाहिए, आपूर्ति मतलब आपको कितनी चीज वो मिल रही है, वो आपकी आपूर्ति होती है। अगर दोनों के बीच बैलेंस बिगड़ गया तो सिस्टम बाजार का खत्म हो सकता है। मतलब कि मान लीजिए कि आपको चीज चाहिए, कोई खरीदने वाले चीज को 10 व्यक्ति है और वो चीज बाजार में एक ही उपलब्ध है। अब सोचिए कि इस चीज की जो वैल्यू है ये 10 आदमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो क्या होगा, इस जो 1 रुपए की चीज थी हो सकता है वो 20 रुपए में बिक जाए। चीजें क्लियर हुई आपको यहाँ से? कुछ हालांकि कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिनमें यह बहुत सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में सरकार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वह उपभोक्ता और उत्पादों के बीच अंतर क्रिया और मूल्य की उचित निर्धारण की निगरानी करती है। मतलब सरकार क्या करती है कि जो आपका उपभोक्ता है ना, ठीक है, उसे तो चीज खरीदनी है मौसम के हिसाब से। ठीक है, जो भी चीज आती हो। अब जो विक्रेता कई बार क्या करता है, जिसको आपने कई समस्याएं आएंगी कालाबाजारी की, उसे पता है कि ग्राहक है ना, जो आपको इस सीजन में इस चीज की जरूरत पड़ेगी, अगर वो इस चीज को स्टॉक कर ले अपने पास, बाजार में नया आने दे और बाजार में क्या हो जाए, मांग ज्यादा हो जाए और आपूर्ति कम हो जाए, तब क्या होगा। तो सरकार क्या करती है, इन सभी चीजों पे निगरानी रखती है कि उसके मूल्य पे भी, कीमत किस चीज में चीज बिक रही है, उन सारी चीजों की व्यवस्था सरकार निगरानी करती है। अब किस प्रकार से सरकार कार्य करेगी वो आप देखिएगी। सरकार कुछ वस्तुओं के मूल्य को निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए वह विक्रेता द्वारा वसूले जाने वाले अधिकतम मूल्य को निर्धारित करती है। कई आवश्यक वस्तुओं और सेवा जैसे कि जीवन रक्षक दवाओं के मूल्यों की ऊपरी सीमा निर्धारित करती है, कि वो क्या करती है कि आपकी वह अधिकतम मूल्य को निर्धारित करती है कि बस इससे ज्यादा आप नहीं बेच सकते भी। कोई 10 रुपए की चीज है तो सरकार कहेगी, कोई भी चीज है, उसने कहा कि ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए, इससे ज्यादा पे आप नहीं बेच सकते। कोई आवश्यक जो वस्तुएं और सेवाएं हैं, जैसे कि सेवा रक्षक, जीवन रक्षक दवाएं, जो जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उनकी ऊपरी सीमा निर्धारित करती है। ऊपरी सीमा मतलब कि मैक्सिमम लिमिट, इससे ज्यादा आप नहीं बेच सकते। इसी प्रकार सरकार न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर सकती है, जिस पर गेहूं, जो आपका किसान है गेहूं वगैरह बेचता है, तो इसके लिए क्या है, वो न्यूनतम मूल्य भी निर्धारित कर सकती है कि गेहूं, धान और मक्का जैसे कृषि उत्पाद विक्रय किए जा सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि किसानों को किसी प्रकार की हानि न होवे। ठीक है। खरीदने वाले 4 व्यक्ति है, चारों ने क्या कर दिया, ग्रुप बना लिया, ए बी सी डी, 4 व्यापार थे। किसान आए मंडी में अपने गेहूं बेचने के लिए, इन्होंने कहा हम तो 200 रुपए क्विंटल देंगे, 100 किलो के 200 रुपए देंगे। अब किसान को पता है कि इतने लंबे समय तक किसान फसल को अपने स्टोर नहीं रख सकता, तो ये क्या करेंगे, तीनों की कोई भी नहीं लेगा। ठीक है, 200 में दे के जाएगा, इसकी मजबूरी है। तो उस चीज से बचने के लिए सरकार क्या करती है कि रेट निर्धारित कर देगी, कि कुछ भी हो सकता हो, मैं उदाहरण दे रहा हूँ सिर्फ आपको, कि 500 रुपए तो क्या करना है आपको कम से कम खरीदना ही है।
चीजें क्लियर हुई। तो मतलब कि 500 रुपए से कम ये खरीद नहीं सकते। तो इस प्रकार सरकार जो हम चीजें लेते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है तो उनका अधिकतम मूल्य निर्धारित कर सकती है। जो किसान वगैरह जो ज्यादा संख्या में निवास करते हैं किसान, तो उनके साथ जो है बाजार में उचित व्यवहार हो, मतलब फसलों के उचित दाम मिले, तो उसको आपको क्या है कि उनके न्यूनतम दाम कर सकते हैं कि कम से कम आपको इस चीज को तो खरीदना होगा, इससे नीचे आप नहीं खरीद सकते भी। सरकार कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करती है ताकि नियोक्ता उन्हें उचित भुगतान कर सके। उसी प्रकार जो मजदूर वर्ग होता है उनके लिए भी दिन का पारिश्रमिक घोषित कर देती है सरकार कि 600 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए, इससे कम आप नहीं दे सकते। महीने का वेतन निर्धारित करती है कि कोई भी कंपनी अपने जो काम करता है उसको इससे कम वेतन नहीं दे सकती। हालांकि सरकार को ऐसा मूल्य सीमाओं को सावधानी पूर्वक लागू करने की आवश्यकता है। यदि मूल्य बहुत कम हो तो उत्पादकों को उत्पादन करने की कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी। यदि मूल्य अत्यधिक होंगे तो उपभोक्ताओं को हानि होगी। उसने कहा कि सरकार को नियम ना बड़े सावधानी पूर्वक घोषित करने पड़ते हैं भी, ठीक है। क्योंकि अगर उन्होंने मूल्य कम निर्धारित कर दिया तो क्या होगा कि जो उत्पादक है ना, जो चीज को उपजा रहा है वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, उसे फायदा ही नहीं होगा। अगर उसने मूल्य को अधिक कर दिया तो उस चीज को खरीद रहा है उसको कोई फायदा नहीं होगा, तो वो खरीदना बंद कर देगा। तो चीजें क्या, सरकार को जो मूल्य है वो एक बैलेंस में लेकर चलना पड़ेगा। चीजें क्लियर हुई। प्याज भारत के अधिकांश भागों में भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। कुछ ऋतुओं में इसकी आपूर्ति बाजार में कम हो जाती है भी, कि ये बाजार में मिलनी आपूर्ति मतलब कि बाजार में इसकी उपलब्धता क्या है, कम हो जाती है। आपके विचार में ऐसा होने पर प्याज के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सीधी सी बात है, इकोनॉमिक समझ लीजिए कि जिस चीज की डिमांड बढ़ गई और आपूर्ति कम है तो उसके भाव बढ़ेंगे भी। अगर प्याज की आपूर्तिकर्ता आवश्यक मात्रा में प्याज बाजार में नहीं लाएंगे तो क्या होगा? आपके विचार सरकार को स्थिति में क्या करना चाहिए? सरकार को उपलब्ध करानी चाहिए प्याज, ठीक है। कहीं ना कहीं तो बैलेंस बिगड़ा है, किसी न किसी ने तो क्या है गड़बड़ की है कि आपूर्ति क्यों नहीं हुई। सरकार का एक काम हो गया मूल्य को नियंत्रित करना। दूसरा, गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करना भी। उपभोक्ता के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें बाजार में अनुचित मनमानी से बचाने में सरकार की भूमिका होती है भी, ठीक है। मतलब उपभोक्ता मतलब आप और हम, जो चीज ग्राहक है ना, वो उनको भी, तो उनको क्या है, उनके भलाई को सुनिश्चित करने उन्हें बाजार में अनुचित मनमानी से सरकार की भूमिका होती है। कोई भी मनमानी न करे, वरना तो क्या कोई भी रेट मान लेगा कि मुझे तो 20 रुपए 30 रुपए। एक तो रेट का नियंत्रण हो गया, आपका मूल्यों का नियंत्रण हो गया। दूसरा, उसकी क्वालिटी पे भी सरकार नजर रखती है। सरकार यह सुनिश्चित करती है कि विनिर्माता वस्तुओं का उत्पादन और सेवाएं प्रदान करते समय आवश्यक गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का पालन करे। कि कोई भी चीज वो आपको बेच रहा है बाजार में, ठीक है, तो उस चीज में क्या होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और जो सुरक्षा मानक है ना, उनका पालन कर। उदाहरण के लिए औषधीय कंपनियां रोगों के इलाज के लिए औषधियों का निर्माण करती है, क्लियर है। सरकार औषधियों के अनुमोदन के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है और यह जांचने के लिए नमूना परीक्षण करता है कि उत्पादित औषधियां गुणवत्ता के मानकों को पूरा करती या नहीं करती। यह नियम औषधियों की गुणवत्ता और सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं ताकि, तो ये क्या करता है कि कोई भी चीज बनाई मार्केट में आप बेचने के लिए, ये नहीं कि कोई भी आया और मार्केट में कोई भी चीज आपको बेच दी। तो इन्हें सरकार ने एक प्रक्रिया बना रखी कि यदि आप ग्राहकों को कोई चीज बेच रहे मार्केट में, तो वो क्या पहले हमसे चेक कराइए। हमने कुछ रूल बना दिए कि अगर इस प्रकार की चीज होगी तो वो मार्केट में बेचने योग्य है, नहीं तो आप उसे नहीं बेच पाएंगे। वो रूल किस लिए बनाए हैं? आपके लिए, ताकि वो प्रोडक्ट जो आपने चीज खरीदी है वो आपको हानि न पहुंचाए। तो इस प्रकार सरकार आपके लिए क्या है, गुणवत्ता का भी ध्यान रखती है कि और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करती है। क्या कहीं कोई ऐसी दवाई बना दे बुखार की कि जो बुखार तो ठीक कर दे, लेकिन आपके जो और अंग हैं, किडनी है, आपका लीवर है, ठीक है, इन चीज को क्या कर दे, खराब कर दे। तो ऐसा मार्केट में नहीं कि सरकार क्या सभी चीजों को परीक्षण करके बाजार में उतरने देती है। बाजार के बाह्य प्रभाव को कम करना भी। क्रय विक्रय के तहत बाजार का कभी कभी जीवन की अन्य गतिविधियों पर बहुत प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए बाजारों में उपलब्ध कुछ वस्तुओं का उत्पादन कारखानों में करना आवश्यक होता है, ठीक है, जो पर्यावरण को प्रदूषित कर सकता है। सरकार बाजारों को ऐसे प्रभावों को समझने और नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है।
जितना कहा कि क्रय विक्रय के अतिरिक्त बाजार का कभी कभी जीवन की अन्य गतिविधियों पर भी प्रभाव होता है भी। ठीक है, तो कहता है कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती है बाजार में जो क्या है, निर्माण जिनका कारखानों में होता है, और कारखानों में अगर उन चीजों को बनाएंगे ना तो प्रदूषण बहुत ज्यादा होगा। देखिए, बाजार में किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा होगी, लोग उसको बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं, तो वो कारखाने में बनती, तो कारखाना भी बहुत ज्यादा चलाना पड़ेगा, तो प्रदूषण बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो सरकार इन चीजों को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए क्या होता है, जब ऐसी वस्तुओं का उत्पादन भी ऐसी वस्तुओं का भी उत्पादन किया जाता है जैसे कि एक बार में उपयोग आने वाला प्लास्टिक, जिसका कुप्रभाव न केवल पर्यावरण पर पड़ता बल्कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को भी संकट में डाल सकता है। जैसे आपका प्लास्टिक का प्रयोग है आपका, ठीक है, जो आपका वातावरण को तो प्रदूषित करता ही करता है, साथ साथ आपके स्वास्थ्य को भी वो खतरे में डालता है। ऐसे स्थिति में सरकार ने इन नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए कठोर नियम लागू करके हस्तक्षेप करती है भी। सरकार क्या नियम बना देती है कि प्लास्टिक का प्रयोग आपको नहीं करना, थैली का प्रयोग नहीं करना। इसी प्रकार सरकार डिब्बाबंद वस्तुओं की शुद्धता की जांच करने, उनके भार और माप की निगरानी के लिए पद्धति स्थापित करती है। तो क्या करती है कि उसके लिए क्या नियम व कानून बनाती है कि डिब्बाबंद जो चीज आती है डिब्बे बंद, कि उनकी गुणवत्ता चेक करने के लिए, या फिर उनका भार है 1 किलोग्राम का दिया, आप सामान लेके जाएंगे तो आप हर जगह तो वो माप तो लेके नहीं चलेंगे, वो कहेगा 1 किलो का, आप 1 किलो ले लेंगे। ठीक है, अब उनकी गुणवत्ता, उनके अंदर क्या है, क्या क्या चीजें नहीं, उनको अलग से क्या मानकों को बनाया हुआ, नियमों को बनाया हुआ। उसके अलावा भी सरकार क्या समय समय पर जाके आप उनके यहाँ चेक करती रहती है कि औचक निरीक्षण होता हुआ आपका, जिसको रेड मारना बोलते हैं, कि सरकार के जो अधिकारी होते हैं ना, किसी का चेक किया, किसी को शिकायत मिली तो वहां पहुंच के चेक किया कि क्या ये सही काम कर रहा है, नहीं कर, उनकी गुणवत्ता चेक कर सकती है। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा इस मिष्ठान भंडार पे इतने लाख का जुर्माना लग गया, इस पे इतना जुर्माना लग गया। वो ये था कि जब पदार्थों को चेक करती है तो वहां पे मानक के नहीं मिलते वो भी। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए बनाती है कि बाजार निष्पक्ष रूप से कार्य करे और उपभोक्ताओं का शोषण न हो। हालांकि नियमों की बहुलता बाजारों के सुचारू रूप से कार्य करने में कठिनाई पैदा कर सकती है। इसने कहा कि सरकार तो नियम तो इसलिए बनाती है कि ताकि बाजार निष्पक्ष रूप से क्या करे, कार्य करे, मतलब सॉफ्टली चले, किसी प्रकार का वाद विवाद न हो, और ग्राहकों का क्या, उपभोक्ता या ग्राहक एक ही बात है, उनका शोषण न हो। हालांकि नियमों की बहुलता बाजारों के सुचारू रूप से कार्य करने में कठिनाई पैदा कर सकती है। यदि नियम बहुत ज्यादा हो गए ना तो बाजार आपके सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे, कोई ना कोई परेशानी का सामना वो करेंगे भी। सार्वजनिक सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराना भी, उत्पादक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन एवं विक्रय लाभ के लिए करते हैं भी, ये बात सही है। उत्पादक है ना, कोई भी चीज बनाने वाला, वो किसी भी, चाहे वो सेवा का उत्पादन करे, चाहे वो आपका वस्तुओं का उत्पादन करे, एवं विक्रय लाभ के लिए करते। मेन चीज क्या, उन्हें लाभ चाहिए भी। हालांकि उत्पादक कुछ वस्तुओं या सेवाओं में लाभ की अपेक्षा नहीं रखते, उदाहरण के लिए भी उसने कहा कुछ ऐसी भी चीजें हैं जहां उनका मकसद लाभ का नहीं होता। उदाहरण के लिए सार्वजनिक उद्यान, सड़कें, सुरक्षा व्यवस्था आदि। इसके अतिरिक्त पिछले अध्याय में आपने नागरिकों के अधिकारों के संदर्भ में कुछ निश्चित कल्याणकारी प्रावधानों के बारे में पढ़ा होगा। इसलिए यह सार्वजनिक वस्तुएं और सेवाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी है सार्वजनिक वस्तुएं, जैसे आपका सार्वजनिक टॉयलेट हो गया, या फिर आपका धर्मशाला हो गया, कोई भी, ठीक है, जिसको सभी लोग यूज कर सकते हैं। वस्तुएं या सेवाएं जो समाज के सभी सदस्यों को उपलब्ध हैं, वो आपकी सार्वजनिक सेवाएं हैं। उनका वर्तमान उपयोग भविष्य में उनकी उपलब्धता को कम नहीं करता है। मतलब उनका वर्तमान उपयोग आज हम उसको यूज करते हैं ना, तो भविष्य में उनकी उपलब्धता को क्या है, कम नहीं करता। वो सार्वजनिक चीज, जहाँ पे आपको बैठने के लिए बस स्टैंड बना दिए, अब बस स्टैंड से क्या होगा, कोई चीज कम थोड़ी हो जाएगी। ठीक है, आपसे कहीं पेड़ लगा दिए गई, पानी की उपलब्धता करा दी गई, तो कहा कि उसके वर्तमान उपयोग से भविष्य में उनकी उपलब्धता को कम नहीं करता है। ये चीजें गली हुई आपको, इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई। अब है उपभोक्ता वस्तु और सेवा की गुणवत्ता का आकलन कैसे करते हैं। अब तक तो सरकार के पास तो वो होते हैं, क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सारी चीजें होती हैं, लेकिन उपभोक्ता कैसे चेक करें कि चीजें बढ़िया है या फिर नहीं है। तो चलिए इसको देखते हैं।
बाजार उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराता है। उपभोक्ता जिस वस्तु को करना चाहते हैं, क्रय मतलब खरीदना चाहते हैं, उसके विषय में निर्णय कैसा लेंगे कि वो चीज बढ़िया है या घटिया है। आपके पड़ोस में अगली गली में बच्चों की टोली के मध्य कंचे खेलने की प्रतियोगिता। आप प्रतियोगिता के लिए नए कंचे खरीदना चाहते हैं। आपने 150 बचा रखे हैं रुपए। आप कंचे खरीदने हेतु दुकान पर जाते हैं। आप कंचों में कौन से गुणों को देखेंगे ताकि आप प्रतियोगिता जीत सके। ये तो आप बता देंगे कि आपके कंचे कैसे होने चाहिए। अगर बच्चे देख रहे हैं तो उन्होंने कंचे खेल रखे होंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट आपको यहाँ तक? क्या आपने कंचों के आकार, मजबूती, मूल्य, आकर्षक रंगों के बारे में सोचा था? जैसा कि आपने देखा, हर उपभोक्ता जो वस्तु खरीदता है उसे वस्तु की गुणवत्ता को परखने की आवश्यकता होती है, तभी वो चीज सही खरीद पाएगा। जैसे आपने कंचे का रंग देखे, कंचे कितने मोटे मोटे हैं, ठीक है, बोलते हैं ना पक्की है और ये कच्ची गोली है भी, ठीक है, तो वो पूरी तरह गोल है या नहीं, टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है। तो इस प्रकार हम उस चीजों को देखेंगे। निम्नलिखित अनुभागों में हम इसके विभिन्न तरीकों को समझेंगे। मान लीजिए आपके माता पिता आपको पास की एक किराने की दुकान से 1 किलो बेसन लाने को कहते हैं, ठीक है। दुकान में विभिन्न प्रकार के बेसन पैकेट उपलब्ध है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। इसे ध्यानपूर्वक देखें। आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे बेसन की गुणवत्ता उपयुक्त मानकों पर है या नहीं भी। तो ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग डेट मिलेगी, एक्सपायरी डेट मिलेगी, बैच नंबर मिलेगा, अधिकतम खुदरा मूल्य मिलेगा, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा आप कितने पेज पे बेच सकते हैं, ये आपका मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। इससे ज्यादा नहीं आप इसे बेच सकते हैं, ठीक है। यूनिट सेल प्राइस की यूनिट मतलब कि एक का मूल्य क्या है। पोषण तथा तथ्य सूची, इसमें क्या क्या चीजें कितनी है, ये सामग्री की इसमें क्या क्या चीजें मिलाई गई है, और ये एलर्जी है कि कंटेंट वेट, इसमें क्या चीजें हैं जिससे आपको एलर्जी, जिसको ये एलर्जी वगैरह हो ना, तो वो चीज इसको देख लेगी। FSSAI चिन्ह जो लाइसेंस संख्या, किसका लाइसेंस जिसने बनाया ना, उसकी ये FSSAI चिन्ह है कि जो ये बताता है कि मानकों पर है या नहीं, जो इसको चेक करने के बाद लाइसेंस देता है कि हाँ सरकार की तरफ से आप ये चीज बना सकते हो। यहाँ पे भी निर्माता का नाम और पता होगा, उपभोक्ता की ये तिथि, ये सारी चीजें हैं। क्या आपने FSSAI के प्रतीक चिन्ह पर ध्यान दिया? ये वाला FSSAI, ठीक है। FSSAI का था भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण का खाद्य पैकेट और गत्ते के डिब्बों पर अंकित चिन्ह यह दर्शाता है खाद्य पदार्थ की जांच सरकार द्वारा की गई है और यह उपयोग के लिए सुरक्षित है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर ये निशान है तो इसका मतलब इसकी जांच भारत सरकार द्वारा कर ली गई है और ये क्या है, सुरक्षित है। सरकारी एजेंसी का यह प्रमाणन क्रेताओं को वस्तुओं की गुणवत्ता पहचानने में सहायता प्रदान करता है। उत्पाद या उसके पैकेज पर ये चिन्ह सुनिश्चित करते हैं कि उत्पाद न्यूनतम गुणवत्ता मानकों पर खरा है। तो मतलब ये सारी चीजें क्या हैं कि सरकारी एजेंसी का यह प्रमाणन, जो ये प्रमाण दिया है ना, मोहर लगाई है, वस्तुओं की गुणवत्ता पहचानने में सहायता प्रदान करते हैं कि वस्तु अच्छी है या क्वालिटी कैसी है, वो उनकी मदद करते हैं कि इस प्रकार में पता लग जाता है कि चीज बढ़िया कंडीशन की है। उत्पाद या उसके पैकेज पर ये सुनिश्चित करते हैं कि उत्पाद न्यूनतम गुणवत्ता मानकों पर खरा है, कि उसमें सारी चीजें बढ़िया हैं भी। आइए प्रत्येक चिन्ह का अर्थ समझते हैं कि कुछ चिन्ह देख लीजिए जो आपको पैकेट पे दिखे, जिसका मतलब क्या है। FSSAI की तरह भारतीय मानक ब्यूरो भी इस प्रकार का है आपका, ठीक है। मानक संस्थान ISI भी क्या है, ISI भी क्या चिन्ह जारी करता है। यह चिन्ह सामान्य विद्युत उपकरणों, ये आपका निर्माण सामग्रियां, मोटर जो आपके है ना, ये वाला निशान आपको मिलेगा कि मोटर, वाहन के पहियों, कागज इत्यादि पर दी जाती है। यह चिन्ह उत्पाद की गुणवत्ता तथा इसके सुरक्षित होने का सूचक है। इसी तरह आपको कृषि उत्पादन, सब्जियों, फलों और अनाज, दालों, मसालों, शहद आदि पर एक मार्क का एक प्रमाण चिन्ह मिलता है। एक मार्क का चिन्ह आप देखिए, ये आपका एक मार्क का, ठीक है। ये आपका क्या है, ISI का है कि कितने स्टार है, ये सारी चीजें आपको इस प्रकार का चिन्ह मिल जाएगा, आप वहां से है,
ठीक है। बीईई स्टार रेटिंग अंकित होती है आपको इलेक्ट्रॉनिक के लिए ना। बीईई क्या होती है? स्टार रेटिंग उपलब्ध होती है। बीईई का तात्पर्य ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है। यह रेटिंग उत्पाद पर पैकेट पर तारों के रूप में छपी होती है। अधिक तारे दर्शाते हैं कि उपकरण क्या है, कम ऊर्जा विद्युत का उपयोग कर रहा है। यह उपभोक्ता के लिए लाभदायक है क्योंकि इससे विद्युत का व्यय कम होता है और साथ ही ये पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है। तो इस प्रकार का निशान आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पर मिलेगा, जो क्या है, ये बीईई आपकी स्टार रेटिंग है। क्या बीईई स्टार रेटिंग मतलब ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, या क्या है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। पावर सेविंग गाइड, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ज्यादा स्टार होंगे तो मतलब ज्यादा बिजली बचाएगी। ये तो कुछ निशान थे आपके। उत्पाद की प्रसिद्धि के निर्णय को प्रभावित करती है भी, क्रेता के निर्णय को भी प्रभावित करती है। उत्पाद ना कितना फेमस है भी, यह प्रसिद्ध निजी संवाद द्वारा संभव होती है। क्या आपके परिवार के सदस्य कुछ ऐसे उत्पाद खरीदे होंगे जो उन्हें उनके साथियों या संबंधियों ने सुझाए होंगे। तो यह क्या है कि ये जो प्रसिद्धि है ना, कोई चीज कैसे बनती है, निजी संवाद द्वारा संभव होती है। निजी संवाद मतलब जब हम आपस में बात करते हैं तब ये संभव होती है। तो आपने भी कोई ऐसा उत्पाद खरीदा होगा जो आपके किसी दोस्त ने, किसी रिलेटिव ने आपको बताया था कि ये साबुन खरीद लो, ये शैम्पू खरीद लो, ये पेन खरीद लो, ये कॉपी खरीद लो, बहुत बढ़िया है भी। वस्तुओं और सेवाओं की अन्य उपभोक्ताओं द्वारा की गई ऑनलाइन समीक्षा एवं प्रतिक्रिया भी ऑनलाइन क्रय करते समय निर्णय लेने में सहायता करती है भी। तो इसने कहा कि जब ऑनलाइन हम चीज करते हैं ना तो उस पे कमेंट करते हैं कि चीज कैसी है, तो वो भी चीज हमें क्या है, उस चीज को खरीदने के लिए प्रभावित करती है कि उसके कमेंट कैसे आए, पॉजिटिव या नेगेटिव, हम उस चीज को खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। वो चीज भी वस्तु के क्रय विक्रय को क्या करती है, प्रभावित करती है भी। तो ये ना हमारा अध्याय भी। बाजार उस मूल्य को क्रेता विक्रेता के मध्य विनिमय को सुगम बनाता है जिस पर दोनों की सहमति हो गई। ठीक है, क्रय जो विनिमय करना चाहते हैं ना तो उसको क्या है, वो आसान बनाता है अगर उस मूल्य पर दोनों की सहमति हो गई। एक चीज पे खरीदने वाले की और बेचने वाले की दोनों की सहमति अगर आपकी हो जाए तो। बाजार में उत्पादक, थोक विक्रेता, वितरक और खुदरा विक्रेता जैसे भागीदारों की श्रृंखला अंतिम उपभोक्ता तक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करती है। समझ लीजिए कि कौन कौन चीजें आपकी होती है। उत्पादक होता है आपका, थोक विक्रेता, वितरक और खुदरा विक्रेता आपका होता है, और उसके बाद सबसे लास्ट में आता है आप उपभोक्ता भी। उत्पादक जो चीज को बनाता है, उत्पादक के पास चीज किस रूप में पहुंचती है उसको हम समझते हैं आगत। किस चीज में, आगत में। फिर थोक विक्रेता देगा, फिर उसको वितरक के जरिए, या फिर ये सीधा खुदरा विक्रेता तक पहुंचा देता है। ठीक है, बीच में कई बार यहाँ पे संग्राहक भी आ जाता है। क्या हो जाता है, संग्राहक। जो आपके ये प्लेटफॉर्म है ना, ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, आपकी वेबसाइट्स हैं, ये चीज है जहाँ से चीजें हम ऑनलाइन खरीदते हैं, वो संग्राहक होते हैं। संग्राहक से सीधा क्या, वितरक, वितरक से आपका ग्राहक पहुंच जाएगा, ये ग्राहक तक पहुंच जाएगा। तो आपको ये अध्याय समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आंसर हम अलग पार्ट में करेंगे। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगले अध्याय में नहीं, अब तो बुक ही कंप्लीट हो चुकी है, तो हम अगली क्लास की 8th क्लास में अब हम मिलेंगे सामाजिक विज्ञान में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।